हिमालय की ऊंची और पवित्र पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है। लेकिन जब यही जीवन रेखा युद्ध के लिए एक हथियार बन जाए तो क्या होगा। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक तिब्बत से निकलती है, जिस पर चीन का कब्जा है और वहां पर इस नदी को यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश तक पहुंचती है। इसी तरह सिंधु नदी जो तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। भारत की खेती, पीने के पानी और बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके स्रोत पर चीन तिब्बत में विशाल बांध बना रहा है। हर बांध एक संभावित हथियार बन सकता है, खास करके तब जब संबंध तनावपूर्ण हो। इन नदियों के उद्गम स्थलों पर कल्पना कीजिए कि मानसून के दौरान जब भारत में पहले से ही नदियां उफान पे होती हैं, चीन बिना किसी चेतावनी के अपने विशाल बांधों से अचानक से पानी छोड़ देता है तो भारत में नीचे की ओर उत्तर पूर्व में तबाही मच जाती है। शहर डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ करके ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेनी पड़ती है और हजारों लाखों लोगों की जान पे खतरा बनाता है। इन दोनों ही स्थितियों में चीन अपने बांधों के जरिए ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों को राजनीतिक हथियार बना सकता है, जिससे भारत की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये नदियां जो दक्षिण एशिया में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए जीवन की एक रेखा थी, लोगों के जीवन में एक वरदान की तरह थी, अब चीन अपने कूटनीतिक खेल में इन्हीं नदियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। यह सिर्फ एक काल्पनिक खतरा नहीं है। ब्रह्मपुत्र पर चीन पहले से 11 से अधिक बांध बना चुका है और कई बड़े और बांध बनाने की उसकी योजना है। चीन के पास भारत के पानी के स्रोतों को नियंत्रित करने की बड़ी ताकत है और अभी तक भारत और चीन के बीच इन नदियों के पानी को बांटने को लेकर के कोई स्पष्ट समझौता भी नहीं है। ऐसे हालात में भारत को जल्दी कदम उठाने की जरूरत है ताकि वह भविष्य के खतरों के लिए पहले से तैयारी कर सके। सवाल यह भी बनता है कि क्या भारत और उसके पड़ोसी देश मिलकर के इस खतरे का समाधान ढूंढ सकते हैं या फिर ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियां सहयोग के बजाय इस क्षेत्र में विवाद का कारण बनेंगी और तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति में युद्ध के समय में क्या यह नदियां हथियार की तरह इस्तेमाल होंगी। चीन दुनिया का सबसे बड़ा अपस्ट्रीम देश है। इसका मतलब यह है कि कई प्रमुख नदियां चीन से निकलती हैं और दूसरे देशों जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक पहुंचती हैं। इन नदियों पर चीन का नियंत्रण और वहां पर बनाए गए बांधों का प्रभाव खास करके भारत और बांग्लादेश पर गहरा असर डालता है। चीन की पानी के प्रबंधन से जुड़ी नीति बहुत ही आक्रामक है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा बांध बनाने वाले देशों में से एक है और अब तक 23,000 से ज्यादा बांध बना चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि चीन ने 87,000 से ज्यादा बांध बनाए हैं, जिनका उद्देश्य न केवल जल आपूर्ति बल्कि रणनीतिक रूप से जल के प्रवाह पर नियंत्रण रखना भी है। चीन का एक प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जांगमू बांध तिब्बत में स्थित है। यह बांध 2015 में चालू हुआ था और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इस बांध से चीन को बिजली उत्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही यह भारत और बांग्लादेश में पानी की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है। जांगमू बांध की क्षमता इतनी बड़ी है कि यह पूरी नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे कि उसके पर्यावरणीय और राजनीतिक प्रभावों को बढ़ाया जा सकता है। एक और बांध जिसको कि मेडोक डैम कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में पहचाना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट 60 गीगावाट बिजली उत्पादन करता है, जो कि चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन यह कुछ बांधों की बात नहीं है। चीन की योजना है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के ग्रेट बेंड के पास कई और बांध बनाए। इस क्षेत्र में नदी तीव्र मोड़ लेती है, जो इसे रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। इन बांधों का उद्देश्य केवल चीन के बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। चीन का असली उद्देश्य कुछ और ही प्रतीत होता है। पहला, इन बांधों से चीन को बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर से बिजली मिलती है, जो उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। दूसरा, चीन इन बांधों के माध्यम से जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे कि वह अपने पड़ोसी देशों पर दबाव बना सकता है। तीसरा, यह चीनी सरकार के लिए एक रणनीतिक कदम भी है, जिससे वह अपने पड़ोसी देशों के जल स्रोतों पर प्रभाव बना सकती है और किसी भी प्रकार के विवाद के समय में इन नदियों को एक राजनीतिक और सैन्य औजार बना सकती है। इन्हीं कारणों से भारत के लिए यह स्थिति अब चिंता का विषय बन चुकी है। इन जल स्रोतों पर नियंत्रण, एक तरफा तरीके से पानी की आपूर्ति रोकना या बढ़ाना भारत की खेती, बिजली और पीने के पानी की जरूरतों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है।
इस संदर्भ में चीन के इन बांधों का पूरा खेल अब सिर्फ जल प्रबंधन नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति का विस्तार और रणनीतिक नियंत्रण भी है, जो भारत के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार चीन के बांधों का प्रभाव न केवल जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है बल्कि यह भारत और अन्य पड़ोसी देशों के लिए रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो चुका है, जिससे भविष्य में जल विवाद और क्षेत्रीय तनाव की स्थिति बन सकती है। भारत सहित किसी भी देश के लिए पानी केवल जीवन की मूलभूत आवश्यकता भर नहीं है बल्कि यह एक रणनीतिक संसाधन बन चुका है। पानी न केवल ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है बल्कि यह बड़े पैमाने पर कृषि, मछली पालन उद्योगों के लिए भी जीवनदायिनी साबित होता है। भारत की लगभग आधी से ज्यादा आबादी अपनी जीविका के लिए नदियों के पानी पर शताब्दियों से निर्भर रही है। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने नदियों को देवी के रूप में पूजा, क्योंकि नदियां हमारे जीवन की संजीवनी रही हैं। जब जीवनदायिनी नदियां राजनीतिक और रणनीतिक खेल का हिस्सा बन जाती हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों पर नियंत्रण न केवल पर्यावरणीय संकट को जन्म देता है बल्कि यह युद्ध या संकट के समय में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत पर चीन द्वारा विशाल बांधों का निर्माण, जो कभी भारत की कृषि और जीवन का आधार थे, अब एक संभावित रणनीतिक खतरे के रूप में उभर रहे हैं। अगर चीन इन नदियों के जल प्रवाह को रोकने या नियंत्रित करने में सफल हो जाता है तो भारत को जल संकट का सामना करने के साथ साथ इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है। यह संकट सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका भारत पर गहरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए 2017 में जो असम में भयानक बाढ़ आई थी, उसका कारण झांगमू बांध से अचानक पानी छोड़े जाने को माना गया है। इससे करीब 85 लाख लोग प्रभावित हुए थे। हर साल भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में आने वाली बाढ़ में लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि की खेती बर्बाद हो जाती है और देश को करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अब अगर चीन पानी का प्रवाह रोकता है तो सूखा एक और बड़ी समस्या बन सकता है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पे 70% से ज्यादा खेती निर्भर करती है और असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अगर पानी की कमी हुई, नदियों में पानी की अगर कमी हुई तो वहां कृषि उत्पादन 50% तक घट सकता है। बात केवल खेती की नहीं है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पे लाखों लोग पीने के पानी के लिए भी निर्भर करते हैं। अगर चीन पानी रोकता है तो करोड़ों लोग पानी की कमी से जूझ सकते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा संकट उत्पन्न कर सकती है। यह स्थिति न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और समग्र सामाजिक कल्याण के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है। भारत की सीमा पर चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव खास करके अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद स्थिति को और भी जटिल बना रहा है। यह न केवल सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय है बल्कि यह पूरे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी बड़े सवाल पैदा कर रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव और अरुणाचल प्रदेश में उसकी दावेदारी से भारत की सुरक्षा चिंताएं और भी गहरी हो जाती हैं, जो किसी भी संभावित संकट में जल स्रोतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना को और भी ज्यादा कर रही हैं। इन सभी सुरक्षा चिंताओं के साथ आर्थिक और पर्यावरणीय असर भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश जैसी नदियों के नीचे की ओर स्थित इलाकों में जलवायु परिवर्तन, जल प्रवाह में उतार चढ़ाव और चीन द्वारा जल स्रोतों पर नियंत्रण के कारण खेती, मछली उत्पादन और जीविका पर भारी असर पड़ सकता है। नदियों के प्रवाह में कमी या अचानक बाढ़ का आना इन क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। इसके अलावा नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर भी एक गंभीर असर और गंभीर परिणाम छोड़ सकता है, जिससे कि मछली पालन और नदी आधारित उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। आखिरकार इस तरह के जल संकट से निपटने के लिए भारत को जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और रणनीतिक जल समझौतों पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के जल युद्ध या विवाद से बचा जा सके और पानी का इस्तेमाल जीवन के लिए बन सके, न कि युद्ध के लिए एक हथियार। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल संकट के कारण पहले से ही भारत के कई इलाके संकट की स्थिति में हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश में जहां ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां किसानों की मुख्य पानी की आपूर्ति है, चीन के बांधों द्वारा जल प्रवाह पर नियंत्रण इन क्षेत्रों की कृषि और जीवन यापन को सीधे प्रभावित कर रही हैं। चीन की पानी से संबंधित नीति न केवल भारत के लिए बल्कि उसके आसपास के देशों के लिए भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर चुकी है। इसका उदाहरण मेकोंग नदी पर चीन के बांध प्रोजेक्ट्स में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मेकोंग नदी, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम से होकर के बहती हैं, इन देशों की जलवायु और कृषि जीवन के लिए अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन चीन द्वारा नदी के ऊपरी हिस्सों में बांधों का निर्माण करने के बाद इन देशों पर इसका गहरा असर पड़ चुका है।
चीन ने मेकोंग नदी पर कई बड़े बांध बना लिए हैं, जैसे लाछांग बांध, जिनका उद्देश्य उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन इन बांधों के कारण नदी के प्रवाह में भारी कमी आ गई है, जिससे कि वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों में पानी की भारी कमी हो रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर इन देशों के मछली पालन उद्योग पर पड़ा है, जो पहले से इस नदी पर पूरी तरीके से निर्भर थे। मछली पालन का उद्योग लगभग खत्म हो चुका है और इन देशों के लोगों को अपनी आजीविका के लिए गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन देशों को पीने के पानी की भी कमी हो रही है, जिससे कि इनके नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है। कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि नदी का पानी खेतों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। लाओस और कंबोडिया में तो पानी की इतनी कमी बढ़ गई है कि वहां के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे कि जैव विविधता संकट में पड़ गई है। यह स्थिति इन देशों के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरीके से बदल रही है। चीन की जल नीति ने इन देशों को न केवल जल संकट में डुबो दिया है, बल्कि इसके साथ साथ क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ा दिया है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण बन सकता है। जब हम भारत और चीन के जल संकट और कूटनीतिक रिश्तों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के बीच में पानी के इस्तेमाल को लेकर के कोई मजबूत और स्पष्ट समझौता नहीं है। कुछ समझौते पर बातचीत जरूर हुई है, लेकिन इन समझौतों में पानी के सही तरीके से बांटने या नदी के प्रवाह पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। यह सिर्फ भारत और चीन के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा, खास करके बांग्लादेश पर। ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लिए बेहद अहम है, अगर चीन ने पानी रोकने की कोशिश की तो बांग्लादेश पर इसका गहरा असर पड़ेगा। बांग्लादेश पहले से ही बाढ़ और पानी की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, इसलिए चीन के पानी के मुद्दे पर बढ़ती चिंता न केवल भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक समस्या बन सकती है। इस मुद्दे का हल तभी निकलेगा जब भारत और चीन के बीच में एक मजबूत समझौता हो, जो न सिर्फ इन दोनों देशों बल्कि पूरे इलाके के लिए फायदेमंद हो। भारत ने चीन के बांधों के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भारत ने इन क्षेत्रों में काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर ध्यान दिया है। उसमें विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं और उपायों को लागू किया जा रहा है, ताकि चीन के बांधों से पानी का बहाव प्रभावित होता है तो भारत तुरंत प्रभावी प्रतिक्रिया दे सके। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक बातचीत भी की है, ताकि चीन के बांधों के संचालन में पारदर्शिता लाई जा सके। यह बातचीत यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चीन पानी के प्रवाह को एक राजनीतिक हथियार के रूप में न इस्तेमाल करे। भारत का यह प्रयास दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन और बांध संचालन में पारदर्शिता हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के संकट से बचा जा सके। भारत ने अपने पड़ोसी देशों, खास करके बांग्लादेश के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। बांग्लादेश और भारत दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं, इसलिए दोनों देशों को मिलकर काम करना जरूरी है। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर जल प्रबंधन के कुछ उपायों पर काम किया है, ताकि दोनों देशों के जल स्रोतों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इस सहयोग से दोनों देशों को न केवल जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि यह चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने में भी सहायक होगी। लेकिन चीन से संवाद के बावजूद सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समस्या पर ध्यान देगा? क्या भारत इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र, विश्व जल परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों पर उठाने के लिए तैयार है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीन अपने जलाशयों का इस्तेमाल राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर न करे? भारत को वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत कूटनीति अपनानी होगी। अब हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानून परिप्रेक्ष्य की ओर रुख करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जल संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में कई प्रावधान हैं, लेकिन चीन ने कभी इन प्रावधानों के तहत भारत के साथ जल साझाकरण पर बातचीत ही नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चीन को इस दिशा में जवाबदेह ठहराने के लिए कदम उठाएगा? यहाँ पे नो हार्म पॉलिसी की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि यह कहता है कि एक देश को अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल करते वक्त दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन चीन ने इस सिद्धांत को नकारते हुए अपनी रणनीतियां चला रहा है, अपनी मनमानी चला रहा है। भारत को इस समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाना होगा, ताकि जल साझाकरण का उचित प्रावधान किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो करना है करे, लेकिन एक देश के तौर पे हम चीन को उसकी मनमानी नहीं करते रहने दे सकते, क्योंकि यह मुद्दा सीधा हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह बात करना जरूरी हो जाता है कि भारत को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि चीन अगर कुछ इस तरह की स्थितियां प्लान कर रहा है तो भविष्य में उन सुरक्षा चिंताओं से हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकें।
सबसे पहला कदम है जल प्रवाह के प्रभाव को सही से समझने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग और डेटा शेयरिंग तंत्र का निर्माण। इससे भारत को हर स्थिति में जल्दी से प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा भारत को जलाशयों और डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना चाहिए। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बाढ़ की स्थिति में अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करने और सूखा पड़ने पर जल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। फिर कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो भारत को चीन के साथ जल साझाकरण पर बातचीत के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। हालांकि चीन ने अभी इस पर कोई पहल नहीं की है, लेकिन भारत ने इसे सही मंचों पर उठाया तो शायद दबाव बन सके। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की। भारत को अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से बांग्लादेश और अन्य प्रभावित देशों के साथ जल संसाधन साझा करने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहिए। इससे भारत के पास एक मजबूत आवाज होगी और चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए। यह तकनीकी सहयोग भारत को जल प्रबंधन में सुधार करने और चीन के जलाशयों के प्रभाव को कम करने में मदद करेगा। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भारत को चीन के जलाशयों और जल प्रवाह पर नियंत्रण के लिए कई सक्रिय कदम उठाने होंगे। इससे न सिर्फ जल संकट को हल किया जा सकेगा, बल्कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए स्थिर जल संसाधनों की आपूर्ति भी सुनिश्चित। तो भारत को सबसे पहले जलाशयों और जल प्रवाह के मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करना होगा। साथ ही इसे कूटनीतिक कदमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक हर पहलू पर ध्यान देना होगा। इस तरह भारत को चीन के जल नियंत्रण से निपटने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, जो उसे भविष्य में जल सुरक्षा के मामले में एक मजबूत और स्थिर स्थिति में रखे। यह समय एशिया में पानी की कमी और सीमा पर नदियों के प्रबंधन को लेकर गंभीर विचार करने का है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खास करके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ये क्षेत्र पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ कई देश एक ही नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं और अब यह साफ है कि पानी के कारण देशों के बीच संघर्ष हो सकता है। अगर हमें इन संघर्षों से बचना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। भारत और चीन को एक साथ आकर एक समझौता करना होगा ताकि पानी का वितरण सही तरीके से और सभी के लिए समान हो सके। सिर्फ दो देशों के बीच समझौते से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा मंच चाहिए जहां सभी देशों की बात सुनी जा सके और सभी को अपने हिस्से का पानी सही तरीके से मिल सके। यह मंच एक क्षेत्रीय जल मंच की तरह काम कर सकता है, जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कि हम सार्क भी कहते हैं, या मेकोंग नदी आयोग। इससे सभी देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और पानी बांटने पर अच्छे से विचार विमर्श हो सकेंगे। अब बात करते हैं पानी को फिर से इस्तेमाल करने और समुद्र के पानी को साफ करने की तकनीकों की। ये तरीके हमें पानी की कमी से बचने में मदद कर सकते हैं। समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है और पानी को फिर से साफ करके उसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। इन तरीकों से हम पानी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कृषि और पीने के पानी के लिए ज़रूरी होगा। आखिरकार एशिया के देशों को मिलकर पानी की कमी का हल निकालना ही होगा। यह सहयोग नई तकनीकों का इस्तेमाल और सही तरीके से विवादों का हल करने पर निर्भर करता है। पानी का सही तरीके से बंटवारा करने के लिए हमें पारदर्शी और मजबूत समझौते करने होंगे, ताकि भविष्य में किसी भी देश को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। हमें इस दिशा में ज़रूरी कदम जल्द उठाने होंगे ताकि हम आने वाले संकटों से बच सकें और पानी के विवाद को सुलझाने के लिए एक मजबूत योजना तैयार कर सकें। अब समय आ गया है कि हम अपने जल संसाधनों को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और अपनी नदियों को जीवनदायिनी बनाए रखें, न कि कुछ ऐसे देशों की सोच का समर्थन करें जो कि पानी को युद्ध के समय में हथियार बनाने की सोच रखते हैं।